हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है चाइना बैक फ्रॉम गलवान, इंडिया चाइना बॉर्डर फेस ऑफ, गलवान डिसएंगेजमेंट, वैक्सीन, डिप्लोमेसी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर यस, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, गलवान में 10 महीने से चल रहा जो गतिरोध था अब वो सॉल्व होने के कगार पे है, लेकिन ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। ये केवल पेंगसो लेक के आसपास का जो फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक का एरिया था। इसमें चीन की चाल भी हो सकती है, क्योंकि 10 महीने से जिस बात के लिए भारत सरकार उसे दबाव बना रही थी, सेना दबाव बना रही थी, उसे उसने अचानक अपने हिसाब से समय देखकर उसे माना। ये 10 महीने पहले से ये विवाद चलता आ रहा था और अब तक आर्मी के कोर कमांडर लेवल की 9 वार्ताएं हो चुकी थी, लेकिन इस बार संसद में राजनाथ सिंह ने अपना खड़ा होकर वक्तव्य दिया। इसका मतलब है इसमें 100% ऑथेंटिसिटी है। यहाँ से चाइना भी अपनी फौज को डिसएंगेजमेंट करके पीछे ला रहा है और भारत भी ले आ रहा है। जितने हिसाब से चाइना जा रहा है उतने ही हिसाब से भारत जा रहा है, लेकिन बात समझते हैं कि आखिर इसमें प्रॉफिट किसको होने वाला है। देखिए, जो फिंगर है वो पहाड़ी एरिया है, ये हम पहले के कई वीडियो में बता चुके हैं। फिंगर छोटे छोटे वहां पहाड़ कहलाते हैं यहाँ पर। अब ये फिंगर 1 से शुरू होता है, यहाँ पे फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक है 8, ये फिंगर 8 है। अब यहाँ पे भारत के हिसाब से ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ तक भारत आता है। लेकिन भारत की यहाँ पर फिंगर 3 के पास इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस थी, खड़ी थी, ITBP का कैंप था। तो ये एरिया इंडिया का पूरी तरह से डोमिनेंट था और ये एरिया चाइना का था। यहाँ से भारत जो फिंगर 4 वाला एरिया था, यहाँ से जाता था यहाँ भारतीय सेना फिंगर 8 तक, यहाँ पेट्रोलिंग यानी देखभाल करके आती थी, कोई घुसपैठ तो नहीं है, और वापस इस एरिया में आ जाती थी, फिंगर 3 तक आ जाती थी भारत। यहाँ पे कैंप था और चाइना भी इस एरिया, चाइना की आर्मी इधर रहती थी सिरजाप वैली पर और खुरनाट पर। तो यहाँ से चाइनीज इधर रहते थे, चाइना भी यहाँ तक आता था फिंगर 4 तक और लौट जाता था। लेकिन अप्रैल के महीने में क्या हुआ था, चाइनीज आर्मी यहाँ पर डेरा डाल दिया। मतलब वो फिंगर 8 से उठ के यहाँ आ गए और फिंगर 4 तक, और भारत को कहे कि तुम पीछे जाओ। लेकिन अभी जो गतिरोध हुआ है, अभी के वक्त में ये हुआ है कि भारतीय सेना अब जो है ये मतलब जो मार्च की स्थिति थी उसे बहाल किया गया। लेकिन भारत के लिए एक दिक्कत ये है कि अब भारत को फिंगर 4 से हट के फिंगर 3 तक जाना होगा, फिंगर 3 तक जाना होगा, और यहाँ से पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक होगी और फिर वहां से यहाँ तक होगी। यानी जो बफर जोन एक्स्ट्रा बना हुआ है वो भारत की ओर आ गया है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हमको यहाँ पर रहना चाहिए। दूसरा कि हम लोगों ने नॉर्दर्न एरिया से जो डिसएंगेजमेंट किया है, जबकि साउदर्न एरिया में हम लोग भारी पड़ते थे। यहाँ का सारा जो ऊंचे पर्वत थे वो हमारे फेवर में थे। इसको आप 3D इमेज में भी समझ सकते हैं। इस पूरे नक्शा में देखेंगे तो दुनिया के हिसाब से ये भारत है और ये कश्मीर के पास यहाँ पर है गलवान वाला एरिया। अब इसको अगर हम जूम करते हुए गलवान साइड में बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग का जो ये पेंगसो लेक है, इसके दोनों साइड में दिक्कत था। तो हम लोग साउदर्न पार्ट में भारी पड़ रहे थे, चाइना जो था वो साउदर्न पार्ट में भारी नहीं पड़ रहा था। हम लोग के पास ज़्यादातर ऊँचे पर्वत थे। अब ये सब ऊँचे पर्वत हम लोगों के पास थे और चाइना के पास उस साइड के नीचे वाला एरिया था, वो झील के उस साइड में था। भले वो यहाँ पर ये फिंगर 4 तक का दावा कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तक का हम लोग का जो पर्वत था ये ज्यादा ऊंचा था। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी ऊंचाई आपको ज्यादा दिखेगी। यहाँ से हम आराम से इस एरिया पे, ये नीचे वाले एरिया पे नजर रख सकते थे। हम लोग हेलमेट पर्वत और ब्लैक ये काला जो टॉप था, ब्लैक टॉप, इसके ऊपर हम लोग आराम से कब्जा जमा के बैठे थे और चाइनीज जो थे वो इस साइड में थे। हम आराम से यहाँ से इनके एरिया पे नजर रख सकते थे। हम लोग का जो सदर्न पार्ट था ये ज्यादा हाइट पे था, यहाँ से हम लोग चीन पर आराम से नजर रख सकते थे और ये ऊंचाई की वजह से इस एरिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंस करता है। हम लोग यहाँ पे थे और चाइना के जो बेस कैंप वगैरह था वो यहाँ थे। हम लोग को यहाँ से बढ़त इस बात की मिल जाती कि हम लोग इस एरिया में हमारी फौज रख सकते थे और वहां से हमला होता तो इसी एरिया पे रह जाता, इधर हमला नहीं हो पाता। ये एरिया काफी गहरी घाटी, आप इधर इस साइड में अगर देखेंगे तब तो ये घाटी बहुत ज्यादा गहरी है। जबकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पर्वत से, ब्लैक टॉप से आपको आराम से चाइना के बंकर्स वगैरह दिखेंगे। ये एरिया में देखिए आपको चाइना के बंकर्स दिख रहे हैं। तो चाइना को दिक्कत ये
था कि वो यहाँ आगे जरूर बढ़ गया था लेकिन बहुत नीचे था। अब आपको देखिए ये हम लोग का ब्लैक टॉप हो गया और यहाँ से ये चाइनीज बंकर दिख रहे होंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इसको जूम कर देते हैं। देखिए चाइना का पूरा खानदान यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ तुम बैठे रहो ना 1 लाख फौज लेकर, वहां से आराम से मार दिया जाएगा। अब देखिए कितना सिंपली दूरी है यहाँ से, ये एरिया यहाँ पर है और हम लोग का ये वाला पर्वत है। अब इस पर्वत से वो कहाँ बच के जाएंगे, और वहां पे उनको खाली जगह है, पूरा वैली के अंदर है, वहां पे जाएंगे कहाँ पे। और हम लोग के पीछे का एरिया अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पहाड़ है। हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में, ऊंचे वाले एरिया में डोमिनेंस कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें नहीं हटना चाहिए। अगर ये पर्वत को देखेंगे तो ये पर्वत बहुत ज्यादा हाइट होने की वजह से इसका फायदा सीधा हम ही लोग को मिलता, लेकिन इस पर ये पर्वत को नहीं छोड़ना चाहिए भारत को। इस पर्वत के ऊपर पकड़ बनाने के बाद ही चाइना थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि भारत अब हाइट वाले एरिया का बहुत ज्यादा फायदा उठा लेगा। लेकिन अब हम लोग दोनों लोग यहाँ के पीछे की ओर लौट रहे हैं। चाइना इसमें पूरी तरह से फंसा हुआ था, उसको बहाना चाहिए था भागने का, क्योंकि यहाँ से उसको मौत के सिवा इसके इधर से कुछ नहीं मिलता। वो यहाँ से चाह के भी हमला नहीं कर पाता इस एरिया में। यहाँ फाइटर जेट वगैरह भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, रडार सिग्नल फेल हो, इतना गहरा गहरा खाई है यहाँ से। अब यहाँ पे कितना टैंक लगा दीजिए, उसकी टैंकों की संख्या ज्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मार सकते थे उसको। देखिए चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक तो उसने बफर जोन को हल्का पीछे की ओर घसका दिया। हम तो ये कहते हैं कि भाई जब हम लोग ऑलरेडी हाइट पर थे और हमने इतनी भीषण ठंड को पार कर गए, फरवरी का महीना आ गया, अब क्या जरूरत है समझौता करके। इसी को एलएसी बना देते हम लोग भी और कहते कि चलो भैया ना हम तुम्हारी बात मानेंगे ना तुम हमारी बात मानो, हम भी इधर की ओर अपनी फौज रखेंगे। तुम यहाँ पे चढ़ गए हो, फिंगर 4 तक तुम चढ़ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इस कोना बढ़ते चलेंगे, तुम उस कोना बढ़ो। नॉर्दर्न एरिया है वो नीचे है और ये वाला एरिया हाइट पर है। हम लोग यहाँ से सीधे उसके खोदनाक और सिरजाप वैली पर हमला कर सकते थे। ये चाइना का सबसे बड़ा बेस है, तो हम लोग को इधर से हटना हम लोग के लिए निगेटिव है। लेकिन आगे जाके चाइना का क्या भरोसा कि वो दोबारा नहीं आए, आपको यहाँ फिंगर 3 तक लेके चला आया है। हमारी सेना इस बार ज्यादा डोमिनेट थी। इवन रूस, अमेरिका सबने यह सत्यापित कर दिया कि जो जून के महीने में जो घटना हुई थी जिसमें भारत के 20 समान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वहीं चाइना के 45 सोल्जर जो भारत कह रहा था, जबकि इंटरनेशनली रूस वगैरह ने भी इसे लगभग 40 की संख्या बताया। तो आप देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ हमेशा भारी पड़ रहे हैं। तो हम हट कहाँ से रहे हैं? तो वहीं इंटरनेशनल खबर के हिसाब से चाइना जो है वो एक जेनेटिकली आर्मी को तैयार कर रहा है। जेनेटिकली आर्मी क्या होती है कि जो उसकी ट्रेडिशनल फौज है, आप देखेंगे चाइना जो है फौज पर, चाइना और रूस अलग अलग टाइप के रिसर्च कर देते हैं। सर हमारे यहाँ जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी वो वॉलंटियर्स पे दी गई थी, उससे स्पेशली सहमति लेके। बट चाइना और रूस में क्या हुआ, फौजियों पे वैक्सीन लगा दीजिए। मतलब भाई फौजी को वैक्सीनेशन के लिए वो थोड़ी है कि उन पर आप रिसर्च करने लगेंगे। और फौजी के ऊपर अगर कोई वैक्सीन लगा के उसे आप आम आदमी को देते हैं तो वो सक्सेस कैसे कर पाएगी, क्योंकि फौजियों का जो हेल्थ होता है वो आम आदमी से अच्छा होता है। हो सकता है कि उसमें वैक्सीन नुकसान ना करे क्योंकि वो चीज एकदम अच्छे होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं, और किसी नॉर्मल आदमी को देंगे तो वो वैक्सीन असफल हो जाएगी वहां पे। तो वो वहां पे जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहा है चाइना। जैसे मुर्गा उर्गा को अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो वैसे ही अपनी सैनिकों को भी वो मॉडिफाई कर रहा है। चीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग में महारत हासिल है। चीन बहुत ही तेजी से जेनेटिक में आगे बढ़ रहा है। जेनेटिक जो होता है हमारे डीएनए और आरएनए के कुछ टुकड़े को लेकर अलग किया जा सकता है, ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। इसी में सारा इंफॉर्मेशन रहता है। इंफॉर्मेशन का इन द सेंस कि हमारी अगली संतान में कितनी आंखें रहेंगी, 2 आंख। हमारी अगली संतान में कितने हाथ रहेंगे, तो 2 ही रहेंगे। वही अगर मान के चलिए मकड़ी हो गई तो उसमें अलग हो जाएंगे, चमगादड़ हुआ तो उसमें पंख हो जाएगा। तो अगली पीढ़ी में क्या क्या बनाना है और क्या क्या नहीं बनाना है, ये सारा काम ये डीएनए ही करता है। और अगर हम इस डीएनए से कोई चीज़ निकाल देंगे ना तो हमारे में वो चीज़ कम हो जाएगी। जैसे मान के चलिए इस डीएनए में से हम एक टुकड़ा निकाल लिए, ये वो टुकड़ा है जो नाक को बनाता है। नाक, मेरा नाक, तो मान के चलिए हम ये टुकड़ा निकाल दिए ना तो मेरी अगली पीढ़ी में नाके नहीं होगा। और उसके जगह पे हम कोनो ठोड़, कौवा का ठोड़ लगा देंगे, कौवा के अंदर से जीन निकालेंगे जो उसका ठोड़ बनाता है, वो लगा देंगे तो हमारी अगली संतान में से ठोड़ निकला रहेगा। तो चाइना ऐसे ही कर रहा है। वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ में ही बच्चे को जेनेटिकली चेंज कर रहा है, जिससे कि उसके अंदर से जो ब्रेन के हिस्सा में, जो डीएनए के हिस्सा में एक ऐसा चेंजिंग करना चाहता है जिससे कि उस सैनिक को दुख, दर्द, फीलिंग्स वगैरह क्या हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। वो आदमी ही रहे लेकिन उसकी थिंकिंग रोबोट की तरह हो, उसमें थकान कम हो, ये सब चीजें कम हो। देखिए हम थकते हैं, हमें चोट लगता है, इमोशन होते हैं, ये सारा ब्रेन का खेल है। अब इसी में चाइना है इस पे वर्क कर रहा है। हालांकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके खिलाफ है, फिर भी चीन को जेनेटिक्स में महारत हासिल हो चुका है। इस वक्त में जो कोरोना वायरस है वो रियल में इस तरह से दिखता है, हालांकि उसे जूम करके देखेंगे तो उसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल इस तरह से दिखता है।
इतना जल्दी कोरोना की वैक्सीन बन गई, इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन भी मतलब एक तरह से कहे कि उसने पिछले साल दिसंबर के महीने में जैसे कोरोना आया उसने कोरोना का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि उसका जेनेटिक कोड क्या है। जब कभी जेनेटिक कोड पता चल जाता है तो उसकी वैक्सीन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। जेनेटिक कोड ये बायोलॉजी में जब आपको डीएनए आरएनए वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, बायोलॉजी भी तो स्टार्ट ही होने वाला है, तब वहाँ पे हम आपको जेनेटिकली वाला जेनेटिक्स का सिद्धांत बताएंगे, तब वहाँ उसी आधार पर वैक्सीन बनाने को मिला है। तो चाइना इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है, हालांकि इसी कोड के हिसाब से भारत ने वैक्सीन को बना लिया है और भारत की वैक्सीन हर जगह पे सक्सेस भी है। वहीं देखेंगे तो WHO जो है चीन को कोरोना फैलाने के आरोप में पूरी तरह से एक तरह से क्लीन चिट देता हुआ दिख रहा है। इसने कहा WHO का कहना है कि कोई 100% प्रूफ नहीं मिला है कि ये वुहान से के लैब से ही चालू हुआ है। तो भाई साहब सीधे कह दो ना कि तुम मिले हुए हो, बाकी लोग को पागल समझते हो का ट्रेडोस कहीं का। अमेरिका हालांकि ट्रंप WHO से बाहर ही हो गए थे, लेकिन बाइडेन आएंगे तो WHO में शामिल हो जाएंगे। आने वाले वक्त में चीन अपनी छवि को इस तरह कर लेगा कि भैया हमारे पास भी तो कोरोना बाहर से ही आया था। अब वो अपना पल्ला झाड़ना चाहता है चाइना, उसमें WHO भी इनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि चाइना ने भी कोरोना की वैक्सीन बनाया, लेकिन चाइना में बहुत जल्दी मई के महीने में ही 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था तो उस समय चाइना में कोरोना खत्म हो गया था। तो चाइना के पास कोरोना के मरीज नहीं रहे, जिस वजह से चाइना अपनी वैक्सीन को बना के टेस्ट किस पे करे। तो वैक्सीन पर चाइना जो है ये फादर ऑफ कोरोना, टेस्टिंग की असुविधा हो रही थी, इसलिए चाइना ने अपनी वैक्सीन को ब्राजील में कहा कि आप लोग हमारी वैक्सीन को ट्रायल में हिस्सा लीजिए। तो ब्राजील वालों ने कहा कि भाग यहाँ से, तोरा वैक्सीन ना लेंगे। मोदी जी को फोन किए, अपने वैक्सीन भेजेंगे। तो चाइना वाले वैक्सीन ट्रायल कहाँ से करेंगे, तो पाकिस्तान के लोगों पे ट्रायल कर रहे हैं सब, और वो भी पाकिस्तान वहां से गया है और 5 लाख वैक्सीन लेके आया। अरे भाई साहब इमरान खान, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये वैक्सीन नहीं है, 5 लाख उठा के लेके आ गए हैं, अभी वो ट्रायल में है, ये अपने लोगों पे वैक्सीन लगवाएंगे। अब सफल हो गया तो आप समझिए, आप सफल हो गया तो चाइना का वाह 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 होगा, असफल हुआ तो भाई सब लोग अब क्या करना है, आधा वैक्सीन तो इनके परिवार में खप जाएगा। ये पहली पत्नी, दूसर की, तीसर की, नया है यहाँ पे तीसर की, आधा तो इन्हीं लोग में खप जाएगा। तो ये चाइना वैक्सीन अभी परीक्षण करने जा रहा है पाकिस्तान पे। भाई क्या दिन आ गया है भाई पाकिस्तान के लोग, आप लोग तभी बम बारूद की दुनिया से निकलिए। वैक्सीन भी बहुत अच्छा चीज़ होता है, इस सब पे भी रिसर्च कीजिए। आप लोग तभी वो मुर्गा लड़ा रहा है लोग। वहीं भारत ने पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करने में लगा हुआ है। नेपाल को 10 लाख वैक्सीन दिया गया है, बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन दिया गया है। जो कनाडा जो था खालिस्तान के बात कर रहा था कि हमारे यहाँ खालिस्तान का समर्थन कर रहा था, अभी यो जस्टिन ट्रूडो साहब मोदी जी से कह रहे हैं कि वैक्सीन में भेज न दीजिए, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो भारत ने भी दरिया दिली दिखाई है, इन्हें भी वैक्सीन दिया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग 100 देशों को भारत है वैक्सीन को प्रोवाइड करा रहा है और बहुत दूर तक वैक्सीन प्रोवाइड करा है। कैरेबियाई देश में हम आपको बताए थे कि यहाँ एक हिस्पेनियोला नाम के देश द्वीप है, जिसके एक और डोमिनिकन है, दूसरी ओर हैती है। तो यहाँ से एयर इंडिया के विमान में डोमिनिकन नाम के देश पर 35,000 वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। तो आप कहेंगे कि 35,000 डोज में क्या होगा, तो भाई साहब डोमिनिकन की जनसंख्या ही है 72,000, तो आधे लोगों को तो यहाँ पे वैक्सीन एक के बार में लग गया। एयर इंडिया की जहाज लेके पहुंच गई। देखिए यहाँ हमारा तिरंगा झंडा है, ये भारतीयों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक वैक्सीन जब इंडिया से डोमिनिकन पहुंचा तो वहां के प्रधानमंत्री जो थे खुद एयरपोर्ट पर आए थे। देखिए अपने हाथ से निकाल रहे थे जहाज में से वैक्सीन, जल्दी जल्दी निकालिए और सबको लगाओ यहाँ पर। तो हम लोग की वैक्सीन पूरी दुनिया में जारी है। अब चाइना को इसके लिए एक निगेटिव असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग को पहले उम्मीद था, पहले तो चाइना से दुश्मनी है कि भाई साहब तूने पूरी दुनिया को रुला के रख दिया कोरोना वायरस को लेके, और भारत जो है वो पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का एकदम अग्रणीय बन गया है। सभी देशों को जरूरत है भारतीय कोरोना वैक्सीन का, और हमारे यहाँ 2-2 वैक्सीन सफल है। हाँ थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब भाई लाखों वैक्सीन लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1-2 का साइड इफेक्ट ना देखने को मिले, लेकिन बहुत बड़ा गंभीर साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। यूरोपीय देश और अमेरिका जो है ये कोरोना वायरस को लेकर चाइना पे कुछ खासा नाराज है। ये लोग चाहते हैं कि चाइना में जो 2022 में ओलंपिक गेम होने वाला है, इसमें बाकी सारे देश अपने प्लेयर्स को न भेजे और बाइकआउट करे, जिससे कि चाइना पर एक दबाव बनाया जा सके। लेकिन चाइना ने भी समझ गया है कि यहाँ पे जो बाइडेन आ गए हैं, जो बाइडेन चाइना के खिलाफ ऐसी कोई नीति अपनाने वाले नहीं है। यूरोपीय देश इसमें ये नीति को अपना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आगे है, इसके खिलाफ कह रहा है कि 2022 के ओलंपिक का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। लेकिन चाइना को पता है कि अगर उसने अपनी कोरोना फैलाने की छवि से हटना है तो भारत के साथ बॉर्डर पे अपने रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत ने वैक्सीन सप्लाई करके दुनिया का एक इमोशन अपनी ओर खींच लिया। इसलिए अचानक देखे होंगे जैसे वैक्सीन की सप्लाई होने लगी, चाइना डिसएंगेजमेंट करने लगा। पहले वो भी तैयार नहीं हो रहा था डिसएंगेजमेंट के लिए कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो वो भी अपने डिसएंगेजमेंट कर रहा है। लेकिन वो खुलेआम धमकी दे दिया है कि अगर कोई भी देश
चाइना के ओलंपिक का विरोध करेगा तो चाइना उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। चाइना दो तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, उस देश को पैसे देने से रोक सके। तो चाइना ने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे देशों को कर्जा दे रखा है। चाइना क्या करेगा, वो पैसा बीच में रोक देगा। तो पैसा अगर बीच में रोक दिया तो घाटा ये होगा कि आपको तो उतना का ब्याज चुकाना पड़ेगा, और जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा लिया था, मान के चलिए एयरपोर्ट बनाने के लिए या ब्रिज बनाने के लिए या कोई कंपनी खोलने के लिए, आधे पे पैसे रुक जाएंगे तो आपका तो वो प्रोजेक्ट भी डूब गया, पैसे पे ब्याज भी लग रहे हैं, तो एक दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत सारे देश, लगभग 80% देश तो डर गए भैया हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अटक जाएगा। दूसरे तरह का प्रतिबंध चाइना लगा देगा कि हमारे देश से आप व्यापार नहीं कीजिए। तो भारत को इस बार बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक का, जिसके 2-3 रीजन है। इस बार कोरोना की वजह से भारत का ओलंपिक में कुछ उतना सा पकड़ भी नहीं रह सका है, और भारत भाई ओलंपिक में हम भी अब धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन आपको भी देखते होंगे कि ओलंपिक में हमारा उस लेवल का अभी परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। आगे चल के हम लोग भी उसमें सुधार करेंगे। तो भारत को तो इमीडिएटली इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे यहाँ फंडिंग नहीं कर रहा है भैया, उसकी तो आधी कंपनी को हमने रोक रखा है, तो फंडिंग नहीं कर रहा, तो हमको इस प्रतिबंध का डर ही नहीं है। रहा बात व्यापार का, तो हमारे लिए तो भैया सबसे बड़ी आफत ये चाइना का व्यापार है। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा व्यापार रोक दे। वहां पे कहा जाता है ना देहात में कि रोए के रहनी तले अखिए खुद आ गई, मजे आ गया। सोचो हम लोग अगर इसका बहिष्कार कर देते हैं तो एक तीर से दो निशाना, चाइना आइसोलेट भी हो जाएगा, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मैटर भी बन जाएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ओलंपिक में बाहर क्यों रहा, एक न्यूज बनेगा, इंटरनेशनल न्यूज बनेगा। दूसरा घुसियाएगा चाइना तो क्या करेगा, कहेगा हम व्यापार नहीं करेंगे, एक नंबर मत व्यापार करो। उसके बाद भारत में भी कह देगा ठीक है मत करो, हम लोग भी अपना सेटल हो जाएंगे। जितनी कंपनी है उनको कह दीजिएगा भाई भारत में आ जाओ, तुमको हम लोग PLI स्कीम के तहत बहुत सारा छूट देंगे। तो भारत को चाइना के प्रति इतना सॉफ्ट नीति नहीं अपनाना चाहिए। भारत तो अब एक बार एग्रेसिव हो गया ना तो एकदम लाइफ टाइम चढ़ के रहना है चाइना के ऊपर। आगे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है कि भारत को ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से नो डाउट करना चाहिए, और हमारे को देख के हम ही को क्या सारे वर्ल्ड की हर कंट्री को करना चाहिए, दिखाने के लिए कि इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। किन किन को कर देंगे, अगर पूरा वर्ल्ड इकट्ठा एक हो जाए तो चाइना क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ये तो होता है ना, वो डिवाइड करो और फिर अपनी अकड़ जमाओ, वो गेम होती है। तो अगर कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो चाइना का तो काम बन गया। अगर सारी बोले कर लो जो करना है, हमने नहीं आना, तो क्या कर लेगा चाइना। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात ये होगी कि सब बोले हमने नहीं करना, और चाइना को मैसेज जाए कि आपने जो भी काम किए हैं वो पूरे वर्ल्ड आपके अगेंस्ट हो रहा है, आपको अबाउट टर्न करके अपनी करेक्ट जो है चीजें वो करनी पड़ेंगी अगर वर्ल्ड के साथ, पूरी दुनिया के साथ में रहना है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं तो बहुत दुखी हो चुकी हूँ ये कोरोना से। जहां जाओ वहां मास्क पहनो, ऐनक पहनो, कुछ दिखता नहीं है, ऐनक से धुआं निकलता रहता है, को कुछ दिख नहीं रहा, ऐसे ही चली जा रहे हैं, सांस नहीं लिया जा रहा, सफोकेट होते हैं, खांसी आती है क्योंकि सांस ही नहीं आ रहा होता, बुरी हालत है। बाहर जाओ डर से निकलते हैं बाहर। तो ऐसी जिंदगी सारे वर्ल्ड को इन्होंने दे दी, और उसके बाद भी इस टाइप से बोलना, कोई मतलब उस टाइप का, मैं कहती हूँ ना जैसे होता है कि दुख या गिल्ट फीलिंग ना होना। उसके बाद इंडिया के साथ तुमने बार बार अटैक किए हैं, और जैसे ये बता रहे हैं, मैं भी ये मेरे दिमाग में था कि इतनी इजीली चाइना पीछे हटने वालों में से नहीं है, कुछ अंदर की बात है जो उनकी गेम प्ले होगी, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी देर बाद अब जाके माना है कि पीछे हटना है। एक तो मेरे को लगा शायद इसलिए हो सकता है कि इंडिया के पास मेन की पॉइंट्स आ गए थे, तो एरियाज, तो उनको ये लग रहा था कि हम लोग अभी नुकसान में हैं, तो अब पीछे हट लेते हैं, उससे हमारा ही फायदा होगा। या तो एक ये वजह हो सकती है, या वजह हो सकती है जैसे ये बता रहे हैं कि उनको एक तो ये इनकी जो गेम है उसके लिए उनको सॉफ्ट कॉर्नर लेने की जगह इंडिया का नाम हो रहा है, इनकी बदनामी हो रही है, तो वो इसलिए थोड़ा उस टाइप से करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए। तो और भी कुछ और भी हो सकता है, और कोई बहुत मेन बात भी हो सकती है जो अभी पता नहीं चल रही हमें, पर डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड को मैं ये कहूंगी कि इकट्ठे स्टैंड होना चाहिए। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था, और उसमें मेन पॉइंट ये था, जहां तक मुझे लगता है कि कभी कॉमन इंसान को पता नहीं चलेगा क्या नेगोशिएशन हुई थी, क्या पॉइंट्स हुए थे। और इंडिया स्मार्ट कंट्री, ऐसा तो नहीं है वो बोल देंगे हाँ जी हमें लॉस हो रहा है फिर भी हम जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब इंडिया ने ऑलरेडी वहां पे अपनी फोर्सेस की हुई हैं, ऑलरेडी सर्दी में इतना कर लिया, तो इंडिया को पता है कि हमें ये चाहिए, ये नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कहेगा, कोई इंडिया का
बंदे नहीं होंगे जो कोई ऐसी डील में जाएंगे जहां हमारी हार नहीं, पर इनके वीडियो के हिसाब से जो हमारी लाइन थी पहले, हाँ, तो ये एस्टिमेट है, हो गए और फिर अब वहां से शुरू होकर और ज्यादा। राइट, ये मुझे पता नहीं है कि किस गवर्नमेंट एजेंसी ने कहा है कि ये हमारा राउट होगा, राइट, मुझे नहीं पता। क्या आर्मी ने कहा है, कहां पब्लिश हुआ है कि पहले हमारा ये राउट था और अब हमारा लंबा हो जाएगा राउट और हमें जो है लॉस हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ है कहीं? जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उन्होंने सोच समझ के किया है कि क्या बेस्ट है कंट्री के लिए। अभी जो अगर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती तो पहले से ही वो नहीं फाइट करती, जैसे पुरानी गवर्नमेंट करती थी, कोई फाइट नहीं, हाँ हाँ जी हो गया। ये गवर्नमेंट ने फाइट किया, बंदे भेजे, वहां बैठे, हमारे 20 शहीद हुए, उनके 40 शहीद हुए, हमने और जो है फिंगर्स कब्जे कर ली, माउंटेन्स माउंटेन्स का कब्जा कर लिया। अब इतनी पावर के बाद आपको लगता है क्या बोलेगी गवर्नमेंट, हाँ हाँ ठीक है वापस आते हैं? नहीं। तो जो भी होगा उसमें दोनों का बेनिफिट हुआ होगा, तभी इंडिया ने कहा होगा ठीक है हमें मंजूर है, हम विड्रॉ करते हैं और तुम भी विड्रॉ करो अंडर दीज कंडीशंस। तो वो अच्छी बात है, तो मेरे को वो अच्छा लगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं ये कह रहा हूं कि एग्जैक्टली आपको गवर्नमेंट का सोर्स चाहिए होगा पता करने एग्जैक्टली क्या रूट है। जहां तक मेरा एस्टिमेट है इंडिया कभी पीछे नहीं आएगी जब तक इंडिया को लगे ना कि वो जीत गई है। उसके बाद जो बात कर रहे हैं कि वैक्सीन की, अब वैक्सीन में बात तो सही है कि इंडिया ने दिखा दिया कि 100 कंट्रीज को इंडिया से जा रही हैं, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना से, हमारी वैक्सीन बेटर हैं, हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, उससे पूरे वर्ल्ड में जो है काफ़ी बोलबाला हो रहा है इंडिया का, दैट इज़ अ गुड थिंग। सभी लोग यही देख रहे हैं, चाइना वायरस लेके आया, इंडिया वैक्सीन लेके आई है, तो सबको फर्क पड़ रहा है। अब बात आती है ओलंपिक्स की। अब ओलंपिक्स में जो है इंडिया जो है जहां तक मुझे पता है मेरे ख्याल से 3 गोल्ड मेडल भी नहीं लाया, राइट। जहां तक एक बार मेरे ख्याल से 1 गोल्ड मेडल आया था, मैं सिल्वर और ब्रॉन्ज की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं। मेरे को लगता है जिंदगी में हॉकी के जमाने छोड़ दीजिए, वो हॉकी के जमाने पुराने की बात नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहा हूं। और मॉडर्न टाइम्स में इंडिया मेरे ख्याल से 1 या 2 गोल्ड मेडल मैक्सिमम लेके आया है। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता, मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ स्टेटमेंट जरूर होगी कि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, स्टेटमेंट जरूर होगी, स्टेटमेंट ही तो करनी है बस स्टेटमेंट, मगर ज्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। जब आपने 2 ही गोल्ड मेडल लेके जाने हैं तो ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, मगर स्टेटमेंट काफी होती है। मजा तब आता कि अगर कोई मेजर प्लेयर बोल दे मैं नहीं आता, सभी कंट्रीज के मेजर तब सब, मतलब अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंट्री जैसे यूएस है जो सेकंड आती है, या रशिया है जो थर्ड आता है, जब जो टॉप 5 कंट्रीज में से अगर कोई बोलता है तब लोग बोलेंगे ओलंपिक्स किस काम का जहां कंपटीशन ही नहीं है, राइट। तब तो बात अलग आ जाएगी, तब इमीडिएटली तब तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि भाई टॉप 5 में से एक कंट्री नहीं आती है, तो आपने 1/5 या उससे बेटर कंट्री हो तो टॉप 5 में ऑस्ट्रेलिया आता है नहीं, तो जहां तक मुझे लगता नहीं, तो मतलब टॉप 5 में से अगर कंट्री थी तब बखेड़ा शुरू होगा, लोग बोलेंगे तो कंपटीशन है ही नहीं, आपने इतना सारा कंपटीशन तो हटा दिया। ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है ओलंपिक्स में भी। जिस तरीके से हमारे धीरे धीरे हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, जिम्नास्टिक्स एग्जाम्पल था जिसमें हमें कोई उम्मीद नहीं थी, जिम्नास्टिक्स है, शूटिंग है, रेसलिंग है, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पे धीरे, टेनिस है, उसमें इंडिया धीरे अंदर घुस रहा है। तो मेरे ख्याल से आज की गवर्नमेंट जो है इन चीजों में बहुत ही ख्याल रखती है, नेशनल प्राइड पे। तो जहां तक मुझे लगता है अब अगले 5 साल में देखिए बहुत चेंजेस आएंगे, ओलंपिक्स में बहुत कुछ जीतेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का अब है रिजॉल्व कि हमारे नेशन की प्राइड का ये जरूरी है। क्रिकेट खेलते हैं वो ठीक है, वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, आप ओलंपिक स्पोर्ट में भी खेलिए जिससे आपके बच्चों को वैरायटी मिले कि भाई तो सिर्फ क्रिकेट अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जहां पे ऑलरेडी हमसे पहले जो लोग हैं उन्होंने इन बना दिए रास्ते आपको पहुंचने के लिए टॉप तक। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स कि क्या आपको लगता है, क्या इंडिया को नहीं जाना चाहिए ओलंपिक्स में कि जाना चाहिए। पर मेरी तो यही ड्रीम है कि सारे वर्ल्ड इकट्ठे खड़े होके बोले चाइना को नहीं आ रहे हम, तब देखते हैं क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।